हालात दिख रहा है, वहाँ के लोगों की देखिए मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर के लिए लोग गलत सोच रहे थे। कश्मीरी मुसलमानों, अब मिसाल के तौर पे कश्मीर में 100 लोग रहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आएँ हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर उसके बाद करते हैं। टाइटल पढ़ ले। तो टाइटल है वीडियो का कश्मीर हिंदी याना मीर। याना मीर जोश टॉक, ये जोश टॉक एक चैनल है। अच्छा, मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि कुछ लोग जैसे इंटरव्यू करते हैं, ये करते हैं, तो ये वाले लोग क्या करते हैं, ये जोश टॉक वाले, कि जिसका भी इंटरव्यू करना है तो उसे एक जगह खड़ा कर दिया, पीछे उनका चैनल का नाम लिखा हुआ, वो अपने बात बता रही है, कोई सवाल जवाब नहीं कर रही। वेरी गुड, यानी कि वो एक नया स्टाइल जोश टॉक ही है, तो बड़ा मतलब है कि यूनिक तरीके का है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। याना मीर जोश टॉक में क्या कह रही है, पूरी अपनी बायोग्राफी बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, जो भी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरे मामा जो ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ बात किया करते थे, वायलेंस के खिलाफ बात किया करते थे, उन्हें भरी दोपहर में मार दिया गया। दहशतगर्दों ने उनका कत्ल कर दिया। उनमें से एक आदमी ने मुझे खींचा और मुझे खींच के ले गया मेरे चाचा के पास, फिर बोलता है कि इसको हिजाब करवाओ। मैं सिर्फ 12 साल की थी। क्योंकि तुम्हारी नीज जो है वो ऐसे काम कर रही है तो तुम्हें मस्जिद में आने से मनाही है, तुम हमारे मस्जिद नहीं आ सकते। इस तरह की चीज़ें मेरी फैमिली ने सही। मैंने ठान लिया था कि अपनी वीडियोस हो, उनमें जो भी मेरे वीडियोस होंगी उनमें मैं सिर्फ कश्मीर की सच्चाई दिखाऊंगी, सिर्फ कश्मीर से पॉजिटिव स्टोरीज दिखाऊंगी। कश्मीर के हर नौजवान की आजमाइश होती है, चाहे वो वादी कश्मीर के अंदर रहता हो या बाहर। मैं भी उन्हीं नौजवानों में से एक हूँ। मेरे परिवार वालों ने वादी कश्मीर को छोड़ दिया था। बढ़ते बिगड़ते हालातों की वजह से, बढ़ते तनाव की वजह से एक सुनहरे मुस्तकबिल की तलाश में माया नगरी मुंबई में जाकर बस गए। मगर वहां भी एक कश्मीरी मुसलमान होने का खामियाजा हमें भरना पड़ा। हर मोड़ पे अपने इंडियन होने का इम्तिहान देना पड़ा। जब हालात ठीक होने के बाद कश्मीर वापस लौटे तो कश्मीरी होने का इम्तिहान देना पड़ा। जिस औरत को बाकी देश में देवी मान के पूजा जाता है, उसी औरत को कश्मीर में दबाया जाता था। औरत को कश्मीर में सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए, पर्दे में रहने के लिए और बेटे पैदा करके उन्हें जिहाद के लिए बलि कर देने के लिए एक कठपुतली बना के रख दिया गया था। लेकिन इसी कश्मीर से वाबस्तगी रखते हुए भी मैंने पर्दा भी हटाया, कैमरा के सामने भी आ गई और कश्मीर की सच्चाई मैंने दुनिया को दिखाई। कश्मीर का सच मैंने दुनिया को दिखाया और ऐसे ही सच्चाई दिखा दिखाकर कश्मीर की पहली यूट्यूब ब्लॉगर बनी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो कश्मीर का जो सच है वो देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे बाद ऐसी कई कश्मीरी लड़कियां जो एक अरसे से जिनकी जबान बंद कर दी गई थी, आज वो भी यूट्यूब ब्लॉगर्स बन के सामने आ रही हैं। 80s के ज़माने से ही वादी कश्मीर में तनाव थे और कश्मीरी मुसलमान और हिंदू पंडितों के बीच एक रंजिश पैदा करने की पुरजोर साजिश चल रही थी। लेकिन देशवासियों को ये समझने की ज़रूरत है कि हर एक कश्मीरी मुसलमान देश का गद्दार नहीं है। यहाँ तो इसी तरह की साजिश चल रही थी कि हर एक कश्मीरी मुसलमान से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो देश की गद्दारी करे, हिंदुओं से नफरत करे, वो जिहाद के लिए अपने बेटों को भेजे और इस तरह की चीज़ें। मगर हर फैमिली ऐसी नहीं थी और मेरी फैमिली भी उनमें से एक थी। देशवासियों को ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसी फैमिलीज को यहाँ पे किस तरह की सैक्रिफाइसेस करनी पड़ी जस्ट बिकॉज वो इस तरह के जिहाद को नहीं मानते थे। मेरे दादाजी जो जेके पुलिस के एक ईमानदार ऑफिसर थे, उनको झूठे केस में 9 महीने के लिए जेल में बंद रखा गया, सिर्फ इसलिए कि अपने पंडित दोस्त को हमले से बचाने की उन्होंने जुर्रत की थी। मेरी कजिन दुख्तराने मिल्लत की कुछ औरतों ने आके उसको चोटी से खींच के घर के बाहर निकाला और उसके मुंह पे कालिक पोत दी बीच चौराहे पे, सिर्फ इसलिए कि उसने अपना हमसफर खुद चुनने की जुर्रत की थी जो कश्मीरी नहीं था। मेरे चाचा
उनको घंटों तक पुलिस स्टेशन में बिठाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे घर की बिजली काट दी जाती थी, हमारे घर के आंगन में कचरा फेंका जाता था। जब वो इसकी कंप्लेन करने गए तो घंटों तक उन्हें पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। मेरे मामा जो ड्रग अब्यूज के खिलाफ बात किया करते थे, वायलेंस के खिलाफ बात किया करते थे, उन्हें भरी दोपहर में मार दिया गया। दहशतगर्दों ने उनका कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस फैब्रिकेटेड जिहाद की बात नहीं करते थे। जिस जिहाद को गलत तरीके से दिखाया जाता था, उस जिहाद में वो शामिल नहीं होना चाहते थे और ना कश्मीर के युवाओं को शामिल होने देना चाहते थे। सिर्फ इसलिए वो अपने जान से गए। इस सब के बाद मेरी फैमिली ने ये निर्णय लिया कि वो वादी कश्मीर से निकल जाएंगे और मुंबई में जाके बस जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी हमारी आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई। पहली चीज़ तो ये कि इंसान अगर किसी नई जगह जाता है तो उसे घर की ज़रूरत होती है, लेकिन कश्मीरी मुसलमान होने की वजह से हमें कहीं घर नहीं मिल रहा था। जब फाइनली किराए पे एक जगह घर मिल गया तो वहाँ का जो मकान मालिक था वो हर दूसरे तीसरे दिन मकान का जायजा करने आ जाता था। शायद उसको ये लगता था कि हम कश्मीरी मुसलमान हैं तो हमने कहीं घर में शायद गोला बारूद या बंदूकें छुपाई होंगी। ऐसे कुछ साल निकालने के बाद फिर हमने जब डिसाइड किया कि हम खुद का मकान खरीदेंगे, तब कोई भी हमें मकान बेचने के लिए तैयार नहीं था। कहते थे कि कश्मीरी मुसलमानों को बिल्डिंग से एनओसी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की आजमाइशें और बढ़ती गई। जब मैं स्कूल में थी, जब मैं कॉलेज में थी, एक बार मेरे सारे फ्रेंड्स एक गुरुद्वारा के अंदर गए। जब मैं उनके साथ गई तो मुझे बोला गया कि आप मुसलमान हो, आप बाहर रुको। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बयान नहीं कर सकती, मगर इन सब चीज़ों से मेरे दिल को ठेस पहुंची ज़रूर थी। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। जब मैंने रिट्रोस्पेक्ट किया तो मैंने समझा कि कश्मीर और बाकी देश में क्या फ़र्क है। मेरी पैदाइश तो कश्मीर में हुई, मगर परवरिश हुई कश्मीर के बाहर। मगर फिर भी हर साल छुट्टियों में हम कश्मीर आते थे, साल में 2 बार। और ऐसे कई छोटे छोटे वाक़ये हुए जिसकी वजह से मैं समझ गई कि क्यों कश्मीरी मुसलमानों को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है बाकी देश में। जब मैं सिर्फ 11 साल की थी, मेरी जीन्स का बटन टूट गया और बार बार टूट रहा था और बार बार मेरी माँ उसे सी देती थी। मैं उसको बोलती थी, मम्मा मुझे नई जीन्स लेके दो। तो एक बार उसने मुझे बोल दिया कि मैं मुंबई जाके तुम्हें नई जीन्स दिलाऊंगी, क्योंकि यहाँ लड़कियों के लिए जीन्स नहीं मिलती। एक बार ऐसे हुआ कि मैं 12 साल की थी और मैं अपने घर के आंगन में खेल रही थी कजिन्स के साथ कश्मीर में। वहाँ पे 2 लंबे चौड़े मुश्तंडे आदमी आए, हाथ में गन्स लेकर, बंदूकें लेकर, शायद जिहाद के नाम पे डोनेशन मांगने आए होंगे। जब वो वापस निकल रहे थे, उन्होंने मुझे देखा खेलते हुए। उनमें से एक आदमी ने मुझे खींचा और मुझे खींच के ले गया मेरे चाचा के पास। फिर बोलता है कि इसको हिजाब करवाओ। मैं सिर्फ 12 साल की थी। ये चीजें मेरे जहन में रह गई। एक बार हम सैर पे निकले थे, मैं, मेरी माँ, मेरी बुआ और उसका बेटा, मेरा कजन ब्रदर। मेरे अंकल ने गाड़ी भेजी, उसमें ड्राइवर भी था। तो मेरी बुआ ने बोला कि क्योंकि इमरान मेरा कजिन, क्योंकि वो लड़का है, वो सामने बैठेगा, हम तीनों लड़कियां हैं, औरतें हैं, तो हम पीछे बैठेंगी। तब मैं थी सिर्फ 13 साल की और मैं सोचने लगी कि क्यों इमरान आगे बैठेगा, जस्ट बिकॉज वो लड़का है। तो इन चीज़ों की वजह से मैं समझ गई थी कि औरतों को किस तरह का सेकंड क्लास स्टेटस दिया जाता था कश्मीर वैली में, और ये चीज़ बाकी देश से कितना अलग था। जब पुलवामा अटैक हुआ तब मुझे याद है कि हमारे कितने सिपाही शहीद हो गए, और उसी अटैक में मुझे एक एहसास हुआ कि मेरे सारे जो दोस्त थे, जो बचपन से बड़े होने तक मेरे साथ रहे, उन्होंने मुझे एक अलग ही तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज मैं कश्मीरी मुस्लिम हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे साथ कोई वायलेंस हुआ या मेरे साथ ऐसी कोई वारदात घटी, नहीं, मगर मैं देख सकती थी कि उनकी जो नज़रें हैं मेरी तरफ वो कैसे बदल गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है उन शहीदों के लिए जो 14 फरवरी 2019 को शहीद हुए पुलवामा में। उसके लिए मुझे जज किया जा रहा था। फिर जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तब एक नई उम्मीद जागी कि कुछ तो किया जा सकता है, खास करके इसलिए क्योंकि आसिया अंद्राबी जैसे लोग जो कश्मीर में इस्लाम के ठेकेदार बन के रहते थे, वो जेल में चले गए। कुछ तो चांस है कि औरतों को अब बाहर लाया जा सकता है, उनकी भी आवाज़ सुनी जा सकती है। मैंने इस तरह से सोचा, लेकिन तब भी मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। फिर कुछ महीनों के बाद कोविड का दौर शुरू हो गया। मुंबई में मेरा जॉब चला गया।
फिर मैंने सोचा कि यही सही वक्त है कि मैं वैली में आके कुछ करूं। जब मैं वैली में आई, मैंने यहाँ की सच्चाई लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ की सच्चाई ये थी कि सारे कश्मीरी नौजवान स्टोन पेल्टर नहीं थे, सारे कश्मीरी नौजवान देश के गद्दार नहीं थे। इनफैक्ट एक बहुत ही बड़ी तादाद में कुछ ऐसे कश्मीरी नौजवान थे जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, जो स्पोर्ट्स में मेडल हासिल करना चाहते थे, जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते थे। और इनमें से बहुत सारी लड़कियां भी थी। ये वो लड़कियां थी जो एक ज़माने में सेल्फी भी नहीं ले सकती थी। आज 370 के एब्रोगेशन के बाद खुल के वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही हैं, खुल के वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही हैं, खुल के वो पॉलिटिक्स में आके बात करना चाहती हैं। वैसे तो बोलने के लिए हमारी सीएम बन गई थी महबूबा मुफ्ती, लेकिन एक आम लड़की की यहाँ ये हालत थी कि वो खुल के सेल्फी भी नहीं ले पाती थी। लेकिन मुझे लगा कि अब वो चांस है कि कश्मीर बदल सकता है आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद। तो मैं यहाँ आई और मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया यहाँ की सच्चाई दिखाने के लिए कि एब्रोगेशन के बाद भी यहाँ पे दुकानें खुली हैं, यहाँ पे लोग एक आम जिंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई क्लैशेस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे लोग राजी खुशी इन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सारी सच्चाइयाँ मैंने यहाँ से दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मुझे फिर न्यूज़ चैनल्स पे बुलाया जाने लगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स भी चाहते थे कि कोई ऐसी आवाज़ आए कश्मीर से जो सच बोले, क्योंकि अब तक तो यही हो रहा था कि जर्नलिज्म के नाम पे सिर्फ एक नैरेटिव दिखाया जाता था। जब मैं न्यूज़ चैनल्स पे आने लगी, उससे मेरी फैमिली में बहुत दबाव आ गया। मेरे एक मामा के साथ ये हुआ कि उनको बोला गया कि क्योंकि तुम्हारी नीस जो है वो ऐसे काम कर रही है तो तुम्हें मस्जिद में आने से मनाही है, तुम हमारे मस्जिद नहीं आ सकते। इस तरह की चीज़ें मेरी फैमिली ने सही। फैमिली ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे निकाला गया, मुझे रोका गया न्यूज़ चैनल्स पे जाने से, मुझ पर बहुत दबाव पड़े। तो इस दबाव में आके न्यूज़ चैनल्स पे आना मैंने बहुत ज़्यादा कम कर लिया, मगर सच्चाई दिखाना मैंने छोड़ा नहीं। मैं अपनी खुद की जो है यूट्यूब वीडियोस बनाना मैंने शुरू कर दिया, और यूट्यूब वीडियोस बनते बनते और लोगों को सच दिखाते दिखाते फिर एक ऐसा दौर आया कि मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स 1 लाख के ऊपर हो गए। और उसके बाद जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी अपनी जर्नी की वो ये है कि इस यूट्यूब चैनल की वजह से मैं कश्मीर में छुपा हुआ असली टैलेंट, जो स्टोन पेल्टिंग नहीं था, वो टैलेंट दिखा सकूं। ये वो टैलेंट था जो मैं, एक प्राइड ऑफ कश्मीर नाम के सेक्शन है रियल कश्मीर न्यूज़ में, जिसका भी मैं हिस्सा हूँ, उस प्राइड ऑफ कश्मीर सेक्शन में मैं यंग कश्मीरी एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स, मॉडल्स, एस्पायरिंग एक्टर्स, एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्स विमेन, स्पोर्ट्समैन, ऐसे लोगों की मैं इंटरव्यूज़ लेने लगी। मैंने ठान लिया था कि अपनी वीडियोस हो, उनमें जो भी मेरे वीडियोस होंगी उनमें मैं सिर्फ कश्मीर की सच्चाई दिखाऊंगी, सिर्फ कश्मीर से पॉजिटिव स्टोरीज दिखाऊंगी, जो भी स्टोरीज पॉजिटिव हैं, जो कश्मीर को एक अच्छा इमेज, जो कश्मीर के लिए एक अच्छी इमेज बिल्डिंग कर सके, मैं वो स्टोरीज दिखाऊंगी कश्मीर से जिनको दिखाने की ज़रूरत थी। और मैंने अपने हर वीडियो में यही किया, कश्मीर की सच्चाई बताई। और ना सिर्फ कश्मीर की सच्चाई बताई, बल्कि जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर है वहाँ की भी सच्चाई बताई कि वहाँ के लोगों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ के लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, और वहाँ के लोगों को भी एक आवाज़ देने की कोशिश की। जाते जाते मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कश्मीर से एक पॉजिटिव स्टोरी सामने लाना, ये शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम किया हो। मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी कि मेरे कश्मीर से सिर्फ एक पॉजिटिव इमेज सामने जाता रहे, और मेरी वजह से मैं एक मिसाल बनने की कोशिश करूँगी कि मेरी वजह से कुछ और लड़कियाँ जो एक ज़माने में यहाँ पे सप्रेस थी, वो अपना हुनर यूट्यूब के थ्रू सामने लाती रहें। और जितना वो सामने आएंगी उतनी मुझे खुशी होगी, और उतना मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत साकार हुई है। और ऐसी कई लड़कियां हैं जो मेकअप ट्यूटोरियल्स और क्विजीन्स एंड कैलीग्राफी और इस तरह के हुनर लेके यूट्यूब वीडियोस बनाना उन्होंने शुरू किया है कश्मीर से, और देश भर और दुनिया के सामने अपना टैलेंट रखने लगी हैं, और मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी होती है। मेरी आगे यही कोशिश रहेगी कि लोगों की, आवाम और आर्मी के बीच जो दूरियां हैं वो इसी तरह कम होती रहें। मेरी वजह से और लड़कियां जो है वो सामने आके यूट्यूब वीडियोस बनाती रहें और अपना हुनर सामने लाती रहें, और मेरी यही कोशिश हमेशा जारी रहेगी। मेरा नाम है याना मीर। जी जनाब, ये थी याना मीर,
अच्छा मेरे ख्याल में शायद ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी भी है, लेकिन अब तो ये एक इनकी वीडियो आई थी जो बहुत ही वायरल हुई थी। यूरोप की पार्लियामेंट में इन्होंने कह दिया था कि मेरे कश्मीर में जो मसले मसाइल हैं जो भी हैं अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं और अगर कश्मीर तरक्की कर रहा है, मैं मलाला नहीं हूँ जो मैं अपना मुल्क छोड़ के यूरोप चली जाऊँ। मतलब इनके ऊपर भी थ्रेड्स होंगी, यानी इनको भी धमकियाँ आती होंगी मौलवियों की तरफ से। तो ये कह रही है कि मैं मलाला ने क्या किया, मलाला मुल्क से चली गई ना। अच्छा। मलाला जो है उसको नोबेल प्राइज़ मिला है। उसने कहा पाकिस्तान में लड़कियों को तालीम दी जाए, फाटा के इलाकों में। तो मलाला के ऊपर हमला हुआ। निका के बारे में बताया था, निका कोई ज़रूरी नहीं है मलाला। हाँ, तो उसी वजह से ना मौलाना या कोई किसी ने फायरिंग वायरिंग कर दिया था ये बात सुन के ना कि निका ज़रूरी नहीं है। तो वही बोला कि इसने भी निका क्यों किया है, तालीम शादी की है ना, तालीम लड़कियों को दी जाए, आज़ादी दी जाए, उस पर फिर मौलानाओं ने उस पर हमला भी किया। तो अब जाके वो लंदन में रह रही है। तो इनका कहना था कि इन्होंने मलाला की बोली साथ रहने के लिए निका ज़रूरी नहीं है। तो इसी बात में वो हुआ था। तो और जब इसने अभी शादी की है ना तो वही बोला फिर इसने क्यों शादी की, अभी सब ना मैसेज करते हैं उसकी वीडियो में। अच्छा वैसे मतलब इन्होंने मलाला की मिसाल दी कि मलाला जो है, मैं नहीं मलाला नहीं हूँ, मैं पक्की कश्मीरी हूँ, मैं मरूंगी जीऊँगी तो अपनी ज़मीन। तो ये कहती है अगर मलाला को अपनी ज़मीन से इतना ही प्यार था तो यहीं रहती ना, यहीं रह के मुकाबला करती ना, और दूसरे मुल्क में क्यों रह रही है, अयाशी की अच्छी ज़िंदगी गुजार। तो इनकी उसके बाद बड़ी वायरल हुई है। और अब जो है मतलब याना मीर ने मतलब अच्छा याना मीर के बारे में इस वीडियो से मुझे और कुछ सीखने को मिला कि ये समझो पहली यूट्यूबर थी जब इन्होंने कश्मीर के हालात दिखाए, वहाँ के लोगों की देखिए मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर के लिए लोग गलत सोच रहे थे। कश्मीरी मुसलमानों, अब मिसाल के तौर पे कश्मीर में 100 लोग रहते हैं, अगर 5 लोग वहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं तो 100 लोग इंडिया वाले जो है उन 100 को दहशतगर्द समझेंगे। पता नहीं ये भी हो सकता है उन 5 में। जैसे पहले नहीं हुआ था यहाँ पे कराची में पठान और उर्दू स्पीकिंग में तो वो लड़ाई हो रही थी, तो वो जितनी भी उर्दू स्पीकिंग को देख रहे थे वो मतलब कि उसको बाहर करना ही नहीं, किसी के कान काट रहे थे, किसी को हेल्फी डाल लेते, मतलब किसी को फायरिंग कर दे रहे हैं, यानी कि उनको तशद्दुद कर रहे थे, लेडीज को भी, बच्चे को भी, बड़े को। लेकिन वो सब तो गलत नहीं होता ना, सब नहीं हो रहे थे ना, बस एक दूसरे को देख रहे हैं, वो पठान है तो वो उसके बच्चों को मारा वो, और जो आम बंदे हैं जिसकी गलती नहीं है वो बेचारे परेशान हैं, और जो ये मेन बंदा जो करवा रहे हैं ना वो छुपा हुआ है। अच्छा इन्होंने यही कहा कि जैसे कश्मीर के लोगों के लिए लोग गलत सोचते थे, इन्होंने अपनी वीडियोस के जरिए से किसी भी तरीके से लोगों तक सब नहीं होते ना, सब तक पहुंचाया। मैं तो कहूँगा कि इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है यार। अच्छा फिर इसके बाद अच्छा लड़कियां जो है ना, इसके साथ इसकी तरह की और भी लड़कियां थी जो हिम्मत नहीं कर पा रही होंगी, यार मैं घर वालों को कैसे फेस करूंगी, मैं मौलवियों को कैसे समझाऊंगी, मेरे घर वालों की शर्मिंदगी होगी, कई लड़की दब के रह रही होंगी। इसके बाद फिर लड़कियों के अंदर हिम्मत आई और लड़कियों ने भी फिर कुछ यूट्यूब चैनल बना रही हैं, कर रही हैं काम। पुरानी वीडियो तो मेरे ख्याल में अब तो ये बहुत वायरल है, अब तो पूरा इंडिया इनको जानता है, इनकी इज्जत करता है। तो इसका मतलब है कि कश्मीर के ऊपर इनकी तरफ से मैं तो ये समझूंगा इस वीडियो को देखने के बाद, इनकी तरफ से कश्मीरियों पे बहुत एहसान हुआ कि यार मेरे पूरे कश्मीर के बारे में एक खूबसूरत शक्ल पूरी दुनिया को दिखाई इसने, याना मीर। तो ये बड़े मतलब है कि कुछ लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जो कहते हैं कि हमारी दुनिया में आने का कोई मकसद होता है, हमने आना है 70, 80, 90, 100 साल बाद हमने चले जाना है, तो हम कुछ ऐसा करके जाएं आने वाली नस्लें याद रखें, लोगों के लिए भला करके। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा क्योंकि इसका कंटेंट इनका बहुत अच्छा था, जो उनके साथ हो रहा था वहाँ पर वो ये दिखाना चाह रही थी, तो वो उन्होंने YouTube के जरिए उन्होंने दिखाया और फर्स्ट यूट्यूबर भी बनी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते बिल्कुल कितनी जद्दोजहद, बहुत स्ट्रगल किया होगा इन्होंने, बहुत क्रिटिसिज्म सहा होगा, इन्होंने बहुत ताने सुने होंगे, माँ बाप ने हाथ जोड़े होंगे, रिश्तेदारों ने हाथ जोड़े होंगे, भाई तो क्यों हमारी इज्जत दाव पे लगा रही है। सही बात। लेकिन इन्होंने अपने वो वीडियो में कह रही थी ना, मैंने कैमरे को भी फेस किया, मैं सामने आ गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ा, मैंने कहा नहीं, मैंने वो दिखाना है जो कश्मीर में है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वाकई इन्होंने बहुत खानदान वालों के अगेंस्ट गई। हाँ बिल्कुल गई। बड़े अच्छा सफेद दाढ़ी वाला बड़ा बूढ़ा शख्स खानदान का आपके सामने आके बैठ के आपके हाथ जोड़ ले, तो कोई भी लड़की कहेगी चलो ठीक है छोड़ देते। लेकिन उन्होंने अपने मकसद पे, तो उन्होंने कहा ना मेरी फैमिली, मेरे खानदान वालों ने बहुत फेस किया है इन सब चीजों को, मस्जिद में आने से मना कर दिया। हद हो गई बिल्कुल, आपकी बेटी ये कर रही है, भतीजी ये करे तो आप मस्जिद में नहीं, मस्जिद में बात ही खत्म हो जाएगी, मतलब कितनी शर्मिंदगी हुई होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मकसद में डटी हुई। बहुत अच्छा लगा, दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।